हेलो नमस्कार, खुली बाहों तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट फिजिक्स हब में। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आपकी स्टडी बनी रहे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आपने थंबनेल में देखा होगा एक क्लास और चैप्टर खल्लास। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको अपन खल्लास करने वाले हैं? देखो, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 की क्लासेज जारी हैं। वो क्लासेज एक क्लास तो मैंने अपलोड कर दी, बाकी क्लासेज अभी बन रही है, उसको अपलोड करना बाकी है। ऑपरेटर के ऊपर अपनी क्लासेज जारी थी तो वो बिल्कुल जारी हैं। चैप्टर 3 अपन आज शुरुआत करने वाले हैं, जो कि यूनिट 2 का पोर्शन है। यूनिट 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 अगर आपको आ गया, ये जो मैं चैप्टर बोल रहा हूँ ना एक क्लास में चैप्टर खल्लास, अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो आगामी जो यूनिट 3 और यूनिट 4 हैं वो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हर एक आने वाले लेक्चर में, हर एक आने वाले चैप्टर में, हर एक आने वाली यूनिट में। अगर आपको क्वांटम को समझना है, क्वांटम के आगे की यूनिट्स को क्लियर करना है, तो इस चैप्टर का आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी चैप्टर को कंप्लीटली रूप से पढ़ेंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा जो कि अपने एग्जामिनेशन में आ जाए और अपन यहाँ पे उसकी परिचर्चा ना करें। यानी हर एक टॉपिक को लेकर के अपन बात करेंगे। दूसरी चीज़ आती है नोट्स। देखो, क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स को पढ़ लेना। बाकी अपन बात करते हैं, अब चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में अपन पढ़ेंगे क्या क्या, एक क्विक रिविजन के तौर पे आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि पढ़ने वाले क्या हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे वेव फंक्शन के बारे में, तरंग फलन के बारे में। तरंग फलन क्या चीज़ होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड चीज़ इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये श्रोडिंगर समीकरण एक ऐसी समीकरण है जिस प्रकार से अपनी क्लासिकल फिजिक्स में F=ma समीकरण जितना महत्वपूर्ण है ना, न्यूटोनियन जो न्यूटन अपने वैज्ञानिक रहे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया F=ma, जो कि हर कहीं पे लगता रहता है क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक इसी प्रकार से क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर समीकरण कार्य करता है, मतलब हर कहीं के काम आएगा ये, कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी भी इक्वेशन में कहीं पे भी काम आ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। बिना किसी टाइम को स्पेंड किए हुए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत मैं करना चाहूँगा वेव फंक्शन से, तरंग फलन से। सबसे पहले देखो बात आती है वेव फंक्शन की, तरंग फलन की। क्या होता है तरंग फलन? तरंग फलन होता है अपना, इसको साइंस से देखो डिफाइन किया जाता है, साइंस से इसे व्यक्त किया जाता है। किसी भी कण की व्याख्या करने के लिए कि यह पार्टिकल कैसा है, उस कण को डिफाइन करने के लिए अपने क्वांटम फिजिक्स में फलन परिभाषित किया गया है। या अपन बोल सकते हैं कि एक फलन द्वारा अपन किसी कण की व्याख्या करते हैं अपने क्वांटम फिजिक्स में। बात करें अपनी क्वांटम फिजिक्स की, अपन पढ़ रहे हैं तो क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे। और क्वांटम फिजिक्स में किसी भी कण की व्याख्या किसी फलन द्वारा की जाती है, और उस फलन को ही अपन बोलते हैं तरंग फलन, वेव फंक्शन अपना तरंग फलन है। ये साइन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। और ये जो साइन होता है ना, ये अपना पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट होता है, यानी आर और टी का फंक्शन होता है। आर यहाँ पे अपनी पोजीशन और टी यहाँ पे है टाइम। टी अपना यहाँ पे होने वाला है टाइम, यानी अपना जो ये श्रोडिंगर वेव फंक्शन है ये आर और टी का फंक्शन होता है, या आर और टी पे डिपेंडेंट होता है, अपन बोल सकते हैं। ये तो हो गया अपना वेव फंक्शन। फिर अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। कुछ बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसकी, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ है, एक ही बार में याद हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ में देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ये आवर्ती रूप में होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, आवर्ती रूप में होता है अपना वेव फंक्शन। पहली चीज तो है कि ये आवर्ती रूप में होता है। दूसरी बात, अनंत पे अगर अपन आप वेव फंक्शन का मान देखेंगे, अनंत पर जो वेव फंक्शन का आप मान देखोगे इन्फिनिटी पे,
तो अनंत पे वेव फंक्शन का मान होता है 0, जो कि आपको जब अपन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे यूनिट 3 में, वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको काम आएंगी। उस वक्त मैं बताऊंगा कि इन्फिनिटिव आ रहा है किसी भी स्थिति का मान, तो वेव फंक्शन अपना 0 हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि यार वहाँ पे 0 क्यों हुआ। यहाँ पे देख लो, अनंत पे अपना वेव फंक्शन होगा वो 0 हो जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अपना जो वेव फंक्शन होता है वो एकलमानी होता है। एकलमानी का मतलब है कि एक समय में एक ही मान देता है। ऐसा नहीं है कि एक समय में आपने कोई भी एक टाइम लिया और उस टाइम पे 2-3 वैल्यू दे दिए या हजारों वैल्यू इसके निकल करके आ गए एक ही समय में। एक समय में ये एक ही मान देता है, और इसलिए अपन बोलते हैं कि ये अपना क्या होता है, एकलमानी होता है वेव फंक्शन। एकलमानी होने का से समझ गए होंगे। दूसरी चीज़, ये फाइनाइट होता है, यानी परिमित वैल्यू देता है। यानी वेव फंक्शन क्या होता है, परिमित होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये अपनी वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि क्विक रिवीजन में आप अगर एक बार पिक्चर को देखें तो भी क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं दूर हट रहा हूं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो, वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज देख लिए, वेव फंक्शन होता क्या है ये देख लिया। अब अपन देखते हैं कि ये किस रूप का होता है। देखो, वेव फंक्शन होता है ना आपको साइन, ये 4 रूपों में नजर आ सकता है। ये जो साई है ना, जो अपने पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट है, ये 4 रूपों में नजर आ सकता है। यानी इसके 4 समीकरण है या 4 रूप है, ये बोल सकता हूं मैं। एक तो होता है ए साइन KR-ओमेगा-t, ठीक है। एक होता है ए कोस और KR-ओमेगा-t। एक होता है ए e⁻आयोटा KR-ओमेगा-t, और एक होता है ए e⁻आयोटा KR-ओमेगा-t। ये अपन को 4 रूपों में वेव फंक्शन नजर आ सकता है। ये 4 रूप हैं अपने वेव फंक्शन के। यहां पे अब आपको एक चीज बिल्कुल दे रखा होगा, एक चीज आपको यार खल रही होगी कि यार ये ए तो क्या है, तो ए तो कोई भी कांस्टेंट राशि है। यहाँ पे के है ना, ये जो के आ रहा है, के है यहाँ पे संचरण नियतांक, के को बोला जाता है संचरण नियतांक। यहाँ पे जो आर है वो मैंने आपको बताई दी, पोजीशन है, स्थिति को व्यक्त करता है। और टी जो कि टाइम पे डिपेंडेंट होता है, तो टी अपना टाइम ही है। ओमेगा, ओमेगा अपनी आवर्ती है यानी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे कभी कभार आपको न्यू भी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू से भी डिपेंड करते हैं। 2πf यानी ओमेगा अपनी क्या है, कोणीय आवर्ती है, ठीक है। ओमेगा अपनी है कोणीय आवर्ती, यहाँ पे मैं लिख दूं कोणीय आवर्ती है। और ओमेगा का वैल्यू आपको पता होगा 2πf या 2π मिलेगा, ठीक है। अकेला न्यू नहीं मिलेगा, 2π न्यू तो अपनी होती है फ्रीक्वेंसी आवर्ती, और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्ती। तो कभी कभार आपको 2π भी दिया जाए तो वही बात है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π के रूप में, यानी न्यू के रूप में वो मिल जाएगी। ये अपना वेव फंक्शंस के 4 रूप हैं। ये वेव फंक्शंस आपको 4 रूपों में मिल सकता है, तो ये चारों रूप है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा, अब देखो वेव फंक्शंस पढ़ लिए, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, उसके टाइप्स पढ़ लिए, यानी 4 टाइप्स का हो सकता है, 4 रूपों में वो आ सकता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ नोट लगा करके, जो कि अपन को आगे काम में आएंगी ये चीज़ें, इसलिए मैं यहीं पे आपको जिक्र कर रहा हूँ कुछ। यानी अपनी क्वांटम फिजिक्स में ई का वैल्यू होता है h कट ओमेगा, ओमेगा h कट या h कट ओमेगा, ओमेगा वही अपनी कोणीय आवर्ती है। और मोमेंटम की बात करूँ, ई का वैल्यू तो आपको h कट ओमेगा के रूप में मिलेगा, और मोमेंटम अगर आपको क्वांटम फिजिक्स में देखना हो तो वो h कट के होता है इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसको कभी कभार क्या होता है कि प्रूव भी करा लिया जाता है, स्पेशली ये रिजल्ट्स अपने काम में लिए जाने वाले रिजल्ट्स है, आगे काम में आते हैं ये रिजल्ट। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसको प्रूव करा लिया जाता है। जैसे 1-2 एग्जामिनेशन में मैंने पेपर्स को उठा के देखा तो प्रूव किया हुआ है कि इक्वल टू h कट ओमेगा होता है, सिद्ध कीजिए, 1 नंबर में दे दिया। अब क्या करें, तो कुछ भी तो नहीं करना है, तो कुछ तो करना होगा ना भाई। नहीं, आप सभी को पता है कि भाई एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, न्यू पे डिपेंड करती है, यानी न्यू के प्रोपोर्शन होती है, ये तो आप सभी को पता है।
अगर मैं प्रोपोर्शन साइन को हटा दूं तो एच न्यू हो जाएगा। अपन को एच कट के फॉर्म में लेके आना, एच न्यू हो जाएगा। अब आप सभी को पता है मेरे भाई ओमेगा होता है, वो अभी मैंने बताया 2 पाई न्यू होता है ओमेगा का वैल्यू। अगर यहाँ से अपन न्यू का वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी क्या आ जाएगी भाई, एनर्जी आ गई एच तो ऐसे कैसे है ही और ओमेगा अपॉन में 2 पाई। अब आप सभी को पता होगा अपन जो एच कट होता है, अपने एच कट का वैल्यू होता है एच अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू होता है एच कट का, स्पेशली वैल्यू होता है। तो एच अपॉन 2 पाई वैल्यू होता है, तो इस एच अपॉन 2 पाई को मैं एच कट तो लिख ही सकता हूँ ना। तो ई को अगर एच अपॉन 2 पाई को मैं एच कट लिख दूंगा तो ई का वैल्यू एच कट ओमेगा तो वैसे ही बन गया। और यही चीज़ तो अपन को प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गई। इसी प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए अपन को डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य है उसका समीकरण काम में लिया जाएगा। तो देखो डी ब्रोगली का एक तरंगदैर्घ्य समीकरण है जो अपन ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अगर अपने को टाइम मिलता है तो बिल्कुल अपन उसके ऊपर भी लेक्चर्स लेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिएगा उसका जो समीकरण दिया हुआ था वो था एच अपॉन लैम्बडा। ये अपने डी ब्रोगली ने इस समीकरण दिया था कि पी का जो मोमेंटम का वैल्यू होता है वो एच अपॉन लैम्बडा होता है। तो ये अपने डी ब्रोगली का समीकरण है। और इसी प्रकार से जो के अपना संचरण नियतांक है, के मैंने अभी बताया आपको संचरण नियतांक है, इस संचरण नियतांक का वैल्यू होता है वो होता है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई, सॉरी 2 पाई बाई लैम्बडा, ठीक है। संचरण नियतांक का वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, ये संचरण नियतांक का वैल्यू होता है। अब देखो यहां से अगर मैं ये इसको अपन को अब जचाना है, अगर 1 अपॉन लैम्बडा है, इस 1 अपॉन लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 अपॉन लैम्बडा को मैं यहां से लिख सकता हूं भाई के अपॉन 2 पाई बाई 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा यहां से। और अगर इस 1 अपॉन लैम्बडा की जगह मैं के अपॉन यहाँ पे 2 पाई रख दूं तो एच तो ऐसे के ऐसे यही के अपॉन में 2 पाई, और वही एच अपॉन 2 पाई को अपन क्या बोलते हैं, एच कट। तो ये क्या हो जाएगा भाई एच कट के, तो P इक्वल टू क्या हो गया, एच कट के हो गया। ये अपना ये प्रूव हो गया चीजें, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिएगा अब आ गया अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां से चैप्टर शुरू हो चुका है। शुरू तो बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन यहां से बिल्कुल दमदार पोजीशन पे है और दमदार शानदार कंडीशन पे अपना चैप्टर शुरू हो चुका है। अब आप पलके मत झुकाना, अगर पलके झुकाओगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, मान के चलेगा। श्रोडिंगर समीकरण मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना मैं इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ तो कुछ तो होगा इसमें, और कुछ ही नहीं है बहुत कुछ है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना वेरी वेरी लगाओगे उतना ही कम है इसके लिए। श्रोडिंगर समीकरण, यहाँ से अपना चैप्टर बहुत ही रफ्तार पकड़ने वाला चैप्टर रहेगा। अब देखो श्रोडिंगर समीकरण होता क्या है, तो श्रोडिंगर समीकरण होता है डेल साई बाई डेल टी इज प्रपोर्शन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये होता है अपना श्रोडिंगर समीकरण। क्या हो गया, डेल साई बाई डेल टी इज प्रपोर्शन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसकी परिभाषा देनी हो तो बहुत ही इजी वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं कि तरंग फलन, साई आपको सबको पता है वेव फंक्शन है, कि तरंग फलन का समय के सापेक्ष अवकलन स्थिति के सापेक्ष द्वितीय अवकलज के समानुपाती हो तो उसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, या इस प्रकार बने समीकरण को श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, ठीक है। तरंग फलन का समय के सापेक्ष जो अवकलज है वो स्थिति के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव के तुल्य हो। स्थिति के सापेक्ष डबल जो डेरिवेटिव हो रहा है, द्वितीय जो अवकलन हो रहा है, उसके अगर वो समानुपाती है तो वो अपना श्रोडिंगर समीकरण है। अगर मैं यहाँ से समानुपाती साइन को हटा दूं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट राशि आएगी, और ये अपनी कांस्टेंट राशि आ गई, और डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर, गामा अपनी कांस्टेंट राशि आ गई यहाँ पे, और डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं, ये तो अपना श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, और ये गामा यहाँ पे जो आया ना ये अपना कांस्टेंट राशि है, ये जो गामा है ना ये कांस्टेंट राशि है, और ये जो मैं समीकरण दे रहा हूँ एक, ये समीकरण एक क्या हो गया, अपने श्रोडिंगर समीकरण को व्यक्त करेगा, ठीक है। और ये 1 डायमेंशन में है,
यहाँ पे जो समीकरण मैं बता रहा हूँ वो है 1 डायमेंशन में, ठीक है। अगर आपको स्पेशली ये समीकरण होता है, यहाँ पे R लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। R का मतलब होता है 3D, या यहाँ पे 3D में भी हो सकता है। ये वो 1 डायमेंशन में मैं बता रहा था तो इसलिए मैंने x लगा दिया। अगर 2 डायमेंशन में होता तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, जो कि अपन आगे बात करेंगे उन चीज़ों की। तो ये अपना हो गया श्रोडिंगर समीकरण। तो एक बार इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अब देखते हैं अगला जो अपना पोजीशन है, या अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि श्रोडिंगर समीकरण का भौतिक अर्थ क्या है। श्रोडिंगर समीकरण का भौतिकी अर्थ का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। भौतिकी अर्थ का मतलब यही है कि जिस प्रकार से अपनी जो न्यूटोनियन या क्लासिकल जो फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में आपने एक रिजल्ट पढ़ा एक F = ma, जो कि अपने बल का रिजल्ट होता है। ये जितना काम आता है ना अपना क्लासिकल फिजिक्स में, जिस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स में F = ma समीकरण काम करता है, ठीक इसी प्रकार से अपने क्वांटम फिजिक्स की बात करें ना, तो क्वांटम फिजिक्स में अपने जो श्रोडिंगर इक्वेशन काम करता है। यानी जिस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन का अपना F = ma समीकरण काम करता है, ठीक इसी प्रकार से अपने क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर समीकरण काम करता है। बस ये इसका भौतिक अर्थ है, फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही आसान है, आप इसके शब्दों में ज़रूर समझो इसे। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में लिख दिया कि क्लासिकल फिजिक्स का एक रिजल्ट है F = ma। सेम वही रिजल्ट जिस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स में काम कर रहा है ना, सेम उसी रिजल्ट की तरह अपने क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन काम करने वाला है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना तय है तो ले चलेगा। एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तरंग फलन जो अपन ने पढ़ा है, पहला ही तरंग फलन मैंने आपको बताया था, ए साइन KR - ω t, ए कोस KR - ω t, ए की पावर आयोटा KR - ω t और ए की पावर माइनस आयोटा KR - ω t, 4 फॉर्म मैंने आपको बताया। इसी में एक फॉर्म इसने दिया है कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो तरंग फलन है ना साइन वाला, ये श्रोडिंगर समीकरण के लिए उचित तरंग फलन नहीं है। ये अपन को प्रूव करना। अब कैसे करें भाई, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है, बिल्कुल रहना भी नहीं चाहिए। अगर नॉलेज रहा होगा तो फिर मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। अब सुनो, कुछ भी नहीं करना इसमें। जो श्रोडिंगर समीकरण आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने श्रोडिंगर समीकरण में कि सर डेल साई बाई डेल टी इज प्रपोर्शन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये अपने इतना सब कुछ श्रोडिंगर इक्वेशन है, अब पढ़ा है अभी। उसी श्रोडिंगर समीकरण को इसे यूज करना है, और यूज करने के बाद आपको कुछ ही इसका ये रिजल्ट प्रूव भी हो जाने वाला है। आपको पता है कि हम जानते हैं कि जो श्रोडिंगर समीकरण है, आंसर देखो भाई, वो होता है डेल साई बाई डेल टी प्रपोर्शन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये 1 डायमेंशन के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है। अगर 1 डायमेंशन के लिए लेऊं तो भी ठीक है, अगर 1 डायमेंशन के लिए नहीं लेऊं, यहाँ पे R दे रखा है तो मैं R के फॉर्म में भी ले लूँ तो कोई पोजीशन तो वही रहने वाली है। R के फॉर्म में ले लूँ क्योंकि यहाँ पे अपन को R के फॉर्म में दे रखा है, तो अपन R के फॉर्म में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। X दे रखा है वहाँ पे X ले लेंगे, Y दे रखा है Y ले लेंगे, Z दे रखा है Z ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं प्रपोर्शन साइन को हटाता हूँ तो श्रोडिंगर समीकरण क्या बन जाएगा भाई, डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू गामा कोई कॉन्स्टेंट राशि होगी और डेल स्क्वायर साइन बाई डेल आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो गामा है वो कॉन्स्टेंट है। ये तो अपन जानते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण से ये सब कुछ अपन जानते हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन, SE का मतलब है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये अपन जानते हैं। कैसे प्रूव करेंगे भाई इसे? प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जो आपको साइन फंक्शन दिया गया है देख के आपको पता भी चल रहा होगा कि मेरे को करना क्या है। इसमें जो साइन आपको फंक्शन दिया गया है KR - ω t का, इस साइन फंक्शन का एक बार t के सापेक्ष अवकलन कर दो। एक बार आप t के सापेक्ष अवकलन कर दो और एक बार
दो बार आर के सापेक्ष अवकलन कर दो साइन का, एक बार तो अपन टी के सापेक्ष श्रोडिंगर समीकरण बताना है ना आपको, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में फिट करना है इसको। और अगर ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब उचित तरंग फलन होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव करो, बाद में अपने आप अपन को पता चल जाएगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सुनो ध्यान से, टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा मैं इसका, तो डेल साइन बाई डेल टी, ए तो अपनी कांस्टेंट राशि है, बार की बार रहेगी। साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, तो कोस के आर माइनस ओमेगा टी। टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ओमेगा टी का भी होगा, के आर तो कांस्टेंट है, उसका जीरो हो जाएगा। ओमेगा टी का होगा, ओमेगा टी का अगर आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का ओमेगा, तो मैं इसको बाहर लिख दूं माइनस का ओमेगा। तो ये अगर आपको दिखाई नहीं दे, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं इसको, माइनस का ओमेगा। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। साइन का एक बार टी के सापेक्ष आपने अवकलन किया, वो कुछ ऐसा आया। अब अपन साइन का मैं आर के सापेक्ष डेरिवेटिव करूं, आर के सापेक्ष अगर मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूं तो क्या आएगा मेरे भाई, ए कोस के आर माइनस ओमेगा टी। ये तो हो गया। आर के सापेक्ष कर रहे हो तो अब की बार बाहर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। करना कितने बार है, दो बार करना है। अपना श्रोडिंगर समीकरण एक बार में संतुष्ट नहीं होगा ना, तो दो बार करो भाई। तो ए के है ही, और कोसेक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस एक के, तो एक तो पहले था, एक और आएगा। अरे भाई एक बार और करोगे तो एक के और आएगा, मतलब के क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। और कोसेक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस चिन्ह मैंने लगा ही दिया। और ये ओमेगा टी कुछ इस प्रकार से हो गया क्या, ये इक्वेशन मैं दो दे दूं। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। श्रोडिंगर समीकरण से आपको ये देख लेना है, यहाँ से अपन गामा का वैल्यू निकाल लेंगे। गामा का वैल्यू निकालने के बाद आपको ये देख लेना है कि अपना जो गामा आ रहा है ना, वो कांस्टेंट राशि आ रही कि नहीं आ रही है। देखो ध्यान से सुनो, गामा का वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ से, तो गामा का वैल्यू क्या बन जाएगा भाई, डेल साइन बाई डेल टी अपॉन में डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा लिख दूं, यानी सीधी सी बात हो गई, दो में अपन को एक का भाग देना है। कुछ यही बात हो गई क्या, दो समीकरण दो है, उस समीकरण दो में अपन को एक का भाग देना, तो गामा का वैल्यू निकल जाने वाला है। तो गामा क्या आ जाएगा भाई, माइनस का ए ओमेगा कोस के आर माइनस ओमेगा टी अपॉन में माइनस के ए के स्क्वायर, और क्या है साइन के आर माइनस ओमेगा टी। यही आया क्या, यहां से आप माइनस को माइनस से उड़ा दो, ए को ए से उड़ा दो, तो बचेगा क्या भाई, ओमेगा अपॉन में के स्क्वायर, और कोस एक्स और अपॉन में साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं कोट, और अंदर क्या है के आर माइनस ओमेगा टी, तो के आर माइनस ओमेगा टी का के आर माइनस ओमेगा टी। ये अपना आया गामा का वैल्यू, ठीक है। ये अपना क्या आया, गामा का वैल्यू आ गया, ये आ गया अपना गामा का वैल्यू। अब सर इससे क्या पता चला, अब भी पता नहीं चला आपको, बिल्कुल पता चल गया कि यहाँ पे अपना गामा का वैल्यू है। ये जो अपन ने डेरिवेटिव किया उसमें टी उपस्थित है, ये कोई भी ये जो समीकरण आया ना अब इसमें टी उपस्थित है। और अपन क्या बोल रहे हैं भाई, अगर टी उपस्थित है, और अपन यही तो बात कहते हैं ना, साइन तो टी का फंक्शन ही है। अपन क्या बोल रहे थे कि गामा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, लेकिन इसमें तो क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और टी तो अपना श्रोडिंगर इक्वेशन का फंक्शन ही है। अगर टी होगा तो ये कांस्टेंट राशि कैसे हो जाएगी अपने श्रोडिंगर समीकरण के लिए, समय के सापेक्ष अपने श्रोडिंगर समीकरण में अपन अवकलन ही करते हैं, यानी समय तो फंक्शन हो गया और यहाँ पे टी उपस्थित है, तो मतलब अपना इसका मतलब तो ये हो गया भाई गामा कांस्टेंट नहीं हो सकता। अरे भाई आप गामा का इसका अगर आप समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कांस्टेंट राशि थोड़ी मिलेगी, टी के सापेक्ष अवकलन होगा, जीरो थोड़ी होगा। तो इसका मतलब यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि भाई गामा कांस्टेंट राशि नहीं है। जबकि अपन क्या बोल रहे थे भाई, श्रोडिंगर समीकरण में अपन ने साफ साफ कहा था कि गामा क्या है, कांस्टेंट राशि है। जबकि इस वाले वेव फंक्शन के लिए अपन ने देखा ए साइन के आर माइनस ओमेगा टी के लिए आपने देखा तो क्या आया, यहाँ पे गामा कांस्टेंट राशि नहीं आई। तो इसका मतलब ये अपने श्रोडिंगर समीकरण के लिए उचित तरंग फलन नहीं है।
इसी प्रकार से सेम एज सिमिलरली सेम काम अगर आप कोर्स के लिए करोगे ना, ये खुद का आपका होमवर्क है, हर एक चीज़ को बताना, इतना फिर डेप्थ में जाना क्लास बहुत लेंथी होगी। तो यहाँ से आप अगर ए कोस के आर माइनस ओमेगा टी वो वाला देखोगे ना, तो वो भी सेम यही रिजल्ट देगा आपको। चेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर साइन ना देकर के कोस दे दे। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मेरे को इसको तरंग फलन शो करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काम में लेनी है। काम में लेनी कैसी है ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाने वाला है। तो इस चीज़ का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़े। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये उचित तरंग फलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, चार वेव फंक्शन अपन ने पढ़े, एक साइन के आर माइनस ओमेगा टी और एक कोस के आर माइनस ओमेगा टी। अपने श्रोडिंगर समीकरण के लिए उचित तरंग फलन नहीं है, ये अपन ने प्रूव कर लिया। कोस वाला आप खुद करोगे, नहीं आएगा वो खुद आप कर सकते हो। तीसरा और जो चौथा वेव फंक्शन अपन ने पढ़ा ना, ए की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी और ए की पावर माइनस आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, ये दो वेव फंक्शन अपन ने पढ़े ना, ये उचित तरंग फलन होंगे। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करना है ये तो आपको पता चल ही चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको ये तो पता है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यही होता है, ये तो आपको पता है ना श्रोडिंगर समीकरण यही होता है भाई। ये आपका श्रोडिंगर समीकरण होता है, ये तो आपको सबको पता है। इसी को काम में लेना है। क्या करना है भाई, एक बार तो अपना वेव फंक्शन दिया हुआ है वो लिख लो। वेव फंक्शन दिया हुआ है ए की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। इस वेव फंक्शन को लिखोगे तो एक बार तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन करो, तो ए की पावर एक्स का की पावर एक्स आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी का के आर माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। फिर की पावर एक्स का करोगे टी के सापेक्ष, तो माइनस का आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस का आयोटा ओमेगा बाहर ले लो और ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर आप इसका आर के सापेक्ष करना चाहो तो आर के सापेक्ष कर दो। आर के सापेक्ष अगर आप साइन का अवकलन करोगे तो ए की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। आर के सापेक्ष करोगे तो आयोटा के क्या आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव करना है तो एक बार और कर दो, तो आयोटा के एक बार किया तो आयोटा के बाहर आया, दोबारा करोगे तो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर बनेगा ना, और ए ऐसे के ऐसे ए की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। आर के सापेक्ष कर रहे हो, एक बार किया तो आयोटा के बाहर आया, दोबारा करोगे तो वापस आयोटा के बाहर आएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा भाई, माइनस का ए के स्क्वायर ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। और ये अपनी बन गई समीकरण नंबर 2। करना क्या है भाई, समीकरण में अपन को गामा यानी कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है, यानी डेल साई बाई डेल टी अपॉन में डेल स्क्वायर साई बाई डेल आर स्क्वायर करना है। यही तो करोगे ना, कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है कि कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो समीकरण मैं यहाँ पे लिख ही दूँ आपको, समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 का भाग देंगे। 2 का अगर भाग दोगे तो अपने पास गामा की वैल्यू आएगी। समीकरण 1 है माइनस का आयोटा ओमेगा ए की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी अपॉन में माइनस का ए के स्क्वायर, यहाँ पे भी ऊपर ए, हाँ माइनस का ए के स्क्वायर ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। मेरे भाई यहाँ से आपको देखने से तो पता चल गया कि ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन से कटेगा, माइनस माइनस से कटेगा, ए से कट जाएगा। अगर ये सब कुछ कट जाएंगे तो अपने पास जो गामा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, आयोटा ओमेगा ऊपर तो, और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर। ये अपने लिए गामा की वैल्यू आ गई। इस गामा की वैल्यू को देखने के बाद, इस गामा की वैल्यू को देखने के बाद एक चीज़ आपको नज़र आई क्या,
क्या इसमें कहीं पे भी आपको आर वाला फंक्शन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या टी वाला फंक्शन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। श्रोडिंगर समीकरण किसका फंक्शन है? टी और आर का ही तो है, और टी और आर दोनों ही नहीं है। मतलब अपने श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए ये तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो ये उचित तरंग फलन होगा भाई। अरे भाई ये गामा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और श्रोडिंगर समीकरण भी बोल रहा है कि गामा हमारे कांस्टेंट ही होता है, और वेव फंक्शन के लिए भी गामा कांस्टेंट आ गया। तो मतलब अपना जो वेव फंक्शन आया e⁻∗ kr माइनस ओमेगा टी, ये श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए उचित तरंग फलन होगा। ये बात क्लियर। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोनों क्वेश्चंस के साथ साथ एक थ्योरी का पोर्शन और कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं। अब कभी कभार आपको इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि एक वी में श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक और क्या पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन में से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, एक बार चलो देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक वी में श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात कीजिए। अब कैसे करोगे इस चीज को, देखो समझो। सुनो कैसे करोगे भाई। पहली बात, तरीके से क्वेश्चन को करना है। श्रोडिंगर समीकरण की परिभाषा लिखोगे। श्रोडिंगर समीकरण किसे कहते हैं कि सर तरंग फलन का समय के सापेक्ष अवकलन स्थिति के सापेक्ष द्वितीय अवकलन के समानुपाती हो। श्रोडिंगर समीकरण की परिभाषा लिख दोगे तो उसी श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ये अपना श्रोडिंगर समीकरण हो गया। सेम वही काम, एक वी में श्रोडिंगर समीकरण किसको बोल रहे थे आप, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसमें तो आपने गामा को कांस्टेंट किया कि नहीं किया है कि नहीं, वो बताया आपको। फिर आपको वही एक एग्जांपल दे देना है। पहले आप चेक करोगे साइन का मान ए साइन के लिए कर लेना या फिर कोस के लिए करना है, ठीक है। एक तरंग फलन के लिए अपन को श्रोडिंगर समीकरण अपन जान रहे हैं कि कुछ भी नहीं पता अपन को, उस कंडीशन में पहले आपको ये चेक करना है कि माना ये अपना तरंग फलन है, ये हो सकता है कि एक वी में श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करता हो, या हो सकता है कि इससे अपनी एक वी में श्रोडिंगर समीकरण निकल जाए। तो अपन को श्रोडिंगर समीकरण निकलेगी वेव फंक्शन से ही, ये तो क्लियर बात है, और चारों वेव फंक्शन से ही निकलेगी। अब चारों में से कौन से निकलेगी ये नहीं पता अपन को, वैसे पता कर लिया अपन ने, लेकिन फिलहाल के लिए अपन मान के चल रहे हैं नहीं पता। तो आपको साइन इक्वल टू ए साइन के आर माइनस ओमेगा टी या ए कोस के आर माइनस ओमेगा टी, जो आपकी मर्जी करे, जो आपका मन चाहे, दोनों में से एक चीज ले लेना। दोनों में से एक चीज ले लोगे, एक चीज लेने के बाद आपको वही चीज लगानी है। यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में साइन को ऑपरेट कराना है। ऑपरेट कराने का मतलब है कि एक बार इसका टी के सापेक्ष अवकलन करोगे और आर के सापेक्ष द्वितीय अवकलन करोगे, जो अभी अपन ने पीछे किया है सेम वही काम करना। तो आप अवकलन करोगे तो आपके पास पता चलेगा कि गामा आएगा, वो कांस्टेंट राशि नहीं आएगा। तो आप क्या कहोगे कि अपने ये श्रोडिंगर समीकरण है, ये तरंग फलन है, वो श्रोडिंगर समीकरण के लिए उचित तरंग फलन नहीं है। तो अतः माना, फिर दूसरा फंक्शन आप लेोगे e⁻∗ वाला, जो अपन ने अभी बात की है। आप इन दोनों के अलावा जो माइनस आयोटा वाला बच गया, कोस वाला बच गया, वो भी ले सकते हो, उससे भी आएगा। इसके लिए देखोगे तो इसके लिए अपन ने देखा ही है, तो गामा क्या आ रहा था, कांस्टेंट राशि आ रही थी। वहां तक तो कर लोगे। गामा कांस्टेंट राशि आ रही थी, यानी गामा का वैल्यू आया था आयोटा ओमेगा अपॉन में के स्क्वायर, कुछ ऐसा ही आया था। गामा का वैल्यू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर इस वाले समीकरण से आया था। यहां तक करोगे तो मतलब आपको पता चलेगा कि गामा कांस्टेंट राशि आ रही है, मतलब इससे अपना श्रोडिंगर समीकरण निकल सकता है, क्योंकि ये श्रोडिंगर समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां तक कर लोगे ना, यहां तक कर लोगे तो बाद में इससे आगे यहां तक डिटो, सेम टू सेम यहां तक डिटो छापना है, ठीक है। तो बार बार अपन को क्यों करना है, यही क्लास में तभी तो बोल रहा हूँ, मजा बहुत आने वाला है। यहां तक डिटो छापोगे तो अपन को दोबारा इसकी बिना फालतू की माथा पची खत्म। अब देखो उसके बाद क्या करना है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से अपन को पता चल गया, अपन ने फंक्शंस को चेक कर लिया कि किसके लिए श्रोडिंगर समीकरण निकलेगी और किसके लिए नहीं निकलेगी। तो
इस वाले फंक्शन के लिए तो नहीं निकलेगी, क्योंकि ये तो श्रोडिंगर समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अरे भाई, श्रोडिंगर समीकरण को ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, ये कुछ इस प्रकार से ही होगी ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसके लिए तो नहीं निकलेगी। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके लिए अपनी एकविमीय निकालो, द्विविमीय निकालो, त्रिविमीय अपन श्रोडिंगर समीकरण निकाल सकते हैं। अब अपनी श्रोडिंगर समीकरण आएगी क्या, तो वो अब देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसको मैं हटा दूँ। अब ये वाला काम अपन ने कर लिया, तो बार बार इस चीज़ को समझाना, बार बार इस चीज़ को बताना, ये ज़्यादा फिर उचित नहीं होगा। अब अपन ने वहाँ से देखो लास्ट वैल्यू निकाली थी इसकी, ठीक है, गामा की, आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो डेल साइन बाई डेल टी, ये इसको मैं समीकरण 1 ही दे रखा था, तो समीकरण 1 में मान रखोगे तो अपना श्रोडिंगर समीकरण क्या आएगा, डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू ओमेगा, आयोटा ओमेगा यानी गामा का मान रख रहे हैं, अपॉन में के स्क्वायर और डेल स्क्वायर साइन बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक है, अब श्रोडिंगर समीकरण क्या करोगे, अब क्या करना है वो मेन काम ये है। अब दोनों तरफ आयोटा एच कट से गुणा करा दो, आयोटा एच कट से गुणा कराओगे तो इधर तो बन जाएगा आयोटा एच कट डेल साइन बाई डेल टी। आयोटा एच कट से गुणा कराओगे तो आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा, जो कि माइनस वैल्यू देगा, तो माइनस और एच कट ऐसे कैसे ओमेगा अपॉन में के स्क्वायर और डेल स्क्वायर साइन बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए थे क्लास के शुरुआत में ही, एक रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कि जो एच कट ओमेगा होता है सर वो ई के बराबर होता है, ये रिजल्ट्स मैंने आपको बताया था। इसको तो मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कोई काम का नहीं है। एच कट ओमेगा ई के बराबर होता है, बिल्कुल सर होता है। तो आयोटा एच कट, इसको मैं सही लिख दूँ, आयोटा एच कट डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का ई अपॉन के स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक है सर, मैंने एक रिजल्ट आपको और बताया था, क्या बताया था वो भी देख लो। P इक्वल टू एच कट के बताया था, P इक्वल टू एच कट के बताया था। यहाँ से अगर के का वैल्यू आप देखोगे तो P अपॉन एच कट होगा, वहाँ पे सर के स्क्वायर है, तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो इस दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। तो क्या मैं के स्क्वायर की जगह P स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का ई, ऐसे कैसे, नीचे पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर लेोगे तो ऊपर वापस एच कट स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में के स्क्वायर है ही, डेल स्क्वायर साइन बाई डेल आर स्क्वायर आ ही रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपनी क्वांटम फिजिक्स में ई के लिए यानी फ्री पार्टिकल के लिए जो एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी आती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये वाला रिजल्ट भी एक है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर अपॉन में 2m, फ्री पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन में 2m होती है। यहाँ पे आपको नजर तो आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नजर तो आ रहा होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m कुछ ऐसा नहीं आ रहा है क्या भाई? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आयोटा एच कट डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में 2m और साथ में के स्क्वायर और ये ऊपर एच कट स्क्वायर है ही और डेल स्क्वायर साइन बाई डेल आर स्क्वायर। ये अपना एक रिजल्ट आ गया। यहाँ से अगर मैं के स्क्वायर को वापस पी स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे ये पी स्क्वायर आएगा ना, के स्क्वायर थोड़ी आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना अपन, ये पी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल लिखने में गड़बड़ कर दी। तो डायरेक्ट यहाँ से देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो अपने इक्वेशन आ गई आयोटा एच कट डेल साइन बाई डेल टी इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m और डेल स्क्वायर साइन बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन आई ना, ये अपने 3D के लिए आ गई। आर का मतलब हो सकता है अक्ष
हो सकता है वाई हो सकता है जेड हो सकता है एक्स वाई दोनों हो सकता है एक्स वाई जेड तीनों हो। तो मतलब ये सबके लिए आ गई। अपन को अगले ने पूछा है 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण बताओ। मैं बोल रहा हूं इस समीकरण से आप जितनी वी में चाहो उतनी निकाल लो, 3 ही तो वी में है ना। तो देखो 1D के लिए क्या आएगा, 1D के लिए आपको पता है अक्ष डायरेक्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं, 1D का मतलब अक्ष दिशा में बात कर रहा हूं। तो अक्ष दिशा में आएगा आयोटा एच कट डेल साइन बाई, ये श्रोडिंगर समीकरण है, और माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन बाई डेल अक्स स्क्वायर। ये अपना आ गया, ये 1वीं में समीकरण को व्यक्त करेगा। ये जो समीकरण आया ना आयोटा एच कट डेल साइन बाई डेल और माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन बाई डेल अक्स स्क्वायर, ये अपना फ्री पार्टिकल के लिए यानी 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण आ गया। ये आ गया अपना 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण। ठीक बात है। 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण में किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ठीक है, किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, चलेगा। अब सुनो 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण आ गई। कुछ भी किया क्या मैंने, कुछ किया क्या, आपने 2 रिजल्ट अपन ने निकाले। लास्ट रिजल्ट में अपना जो गामा का वैल्यू था वो आयोटा ओमेगा अपॉन में के स्क्वायर आया था, उसी रिजल्ट्स को अपन ने अपने श्रोडिंगर समीकरण में पुटअप कराया। पुटअप कराने के बाद कुछ ये रिजल्ट आया, इसको फिर आयोटा एच कट से दोनों तरफ गुणा कराया। आयोटा एच कट से आपने जैसे ही गुणा कराया तो ये वाला रिजल्ट आ गया। अब अपन को पता है एच कट ओमेगा दिखते ही एक रिजल्ट अपने सामने आया कि एच कट ओमेगा तो अपन को ई लिख सकते हैं। अपन ने पहले ही आते ही ये चीज़ दोनों नोट में लिखी थी कि एच कट ओमेगा ई होता है, ई लिखा और अपन में के स्क्वायर, यार के वो नजर आया तो यार के फिर आपको नजर आया मोमेंटम को एच कट के लिख सकते हैं। मतलब मोमेंटम और एच कट के फॉर्म में अपन को के को बनाया जा सकता है संचरण नियतांक को। तो इसको अपन पी स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर कुछ ऐसा लिख दे, पी स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर आपको लिखा। फिर अपन को ध्यान आया कि यार अपने क्वांटम फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन में 2m के बराबर होता है। तो इसको फिर पी स्क्वायर अपॉन में 2m के बराबर रखा, और जैसे रखा तो बाद में अपने पास रिजल्ट आ गया। और जो रिजल्ट आया वो वास्तविकता में अपना अक्ष डायरेक्शन के लिए या 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाला रिजल्ट आ गया। 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाला रिजल्ट आ गया। अब मान के चलो आपको 2वीं में के लिए पूछता, 2D के लिए भी तो पूछ सकता था, उसके कोई दिक्कत थोड़ी थी, 2D के लिए भी वो पूछ सकता था, बिल्कुल भाई पूछ सकता था। तो आपको 2D के लिए क्या लिखते हैं भाई, आयोटा एच कट डेल साइन बाई डेल टी, तो ऐसे कैसे 2D के लिए अपने यहाँ पे तो देखो अक्ष आ गया, r की जगह अक्ष और y दोनों आ जाते हैं, यानी माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में तो 2m है ही, और यहाँ पे आता है डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और साथ में अपना साइन वेव फंक्शन चल ही रहा था। तो ये अपना 2D के लिए आता। मान के चलो ये 3D के लिए पूछ लेता, तो 3D के लिए क्या आता, तो आयोटा एच कट डेल साइन वाई डेल टी तो है ही, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m तो लिखोगे ही, और साथ ही साथ क्या आएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और साइन अपना वेव फंक्शन साथ में आ ही था। तो ये अपना 3D के लिए आ जाता, ठीक है। तो कोई सा भी पूछे, अब आपको श्रोडिंगर समीकरण को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितना आसान हो सकता था, जितना डेप्थ में जाकर के हो सकता था, जितना सही समझाया जा सकता था वो मैंने समझा दिया। आपको पहले वेव फंक्शन पढ़ाया, फिर वेव फंक्शन से संबंधित कुछ चीज़ें आपको श्रोडिंगर समीकरण को लेकर के बताई। उन चीज़ों से आपको धीरे धीरे पता चला कि यार ये वेव फंक्शन अपने श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ये वेव फंक्शन अपने श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। फिर मैंने बताया कि 1वीं में श्रोडिंगर समीकरण आप निकाल तो सकते हो क्या, तो आपको पता है 4 वेव फंक्शंस में से 2 तो संतुष्ट करेंगे, यानी उन 2 जो श्रोडिंगर समीकरण है उन 2 श्रोडिंगर समीकरण से तो वेव फंक्शन आएगा, लेकिन जो बाकी 2 श्रोडिंगर समीकरण बच गए उनसे वेव फंक्शन नहीं आएगा। ये अपन सबको पता है। तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि जो 2 बच गए जिनसे नहीं आएगा तो उनको एक बार देखना है कि भाई गामा कांस्टेंट नहीं आएगा, ये अपन को पता है, लेकिन फिर भी यार फॉर्मेलिटी के लिए अपन को देखना है कि अपन को क्या पता, मान के चलते हैं लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको पता है, ठीक है। तो अपन को देखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट राशि नहीं आएगी अपन वहाँ पे छोड़ देंगे, एक थ्योरी लिख देंगे कि हमें पता है कि श्रोडिंगर समीकरण में गामा कांस्टेंट होता है,
लेकिन अपने इस वाले वेव फंक्शन में तो गामा कांस्टेंट ही नहीं आ रहा है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ भी नहीं लिखना कि इसमें तो गामा कांस्टेंट नहीं आ रहा है। अब गामा कांस्टेंट नहीं आ रहा है अपने श्रोडिंगर समीकरण के लिए ये वाला तरंग फलन उचित फलन नहीं होगा, ये लिख दोगे। फिर के माना कि यार a इक्वल टू e की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, ये वाला तरंग फलन क्या पता उचित फलन हो। तो ये वाला तरंग फलन अगर उचित फलन होगा तो उसके लिए जो जो कंडीशन अपन ने अप्लाई करी, तो कंडीशन अपन ने अप्लाई करते 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 लास्ट में देखा तो गामा का वैल्यू वास्तविकता में आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर निकल करके आया, और देखा और पाया कि यार ये समय और पोजीशन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वास्तविकता में अपना श्रोडिंगर समीकरण के तहत ये उचित तरंग फलन होगा। अगर उचित तरंग फलन होगा तो अपन उसके लिए ये सारा का सारा वैल्यू निकाल करके उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण भी निकाल लेंगे। अब आपको श्रोडिंगर समीकरण है क्या, कोई पूछे, फ्री पार्टिकल्स के लिए निकालिए ये सब कुछ चीज़ें। फिलहाल के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण निकाली ये फ्री पार्टिकल यानी मुक्त कण के लिए निकाली। अगर आपको अब कोई पूछता है कि श्रोडिंगर समीकरण होती क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये अपने 1D के लिए हो गई सर, 2D के लिए पूछ लो तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर दोनों को योग करके और बाद में बना देंगे। 3D के लिए पूछ लो तो अपन बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी की सारी वेव इक्वेशंस आई, एक बार आप पढ़ोगे ना, अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत लग रहा हो यार मेरे को नहीं पता है या क्या पता क्या ही पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस लेक्चर को 2 बार देखोगे, और लेक्चर को मैं बोल रहा हूँ एक बार अगर आपने शांति से बैठ करके देख लिया नॉर्मल स्पीड में, और फिर अगर नोट्स को पढ़ लिया, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि इस चैप्टर को याद करने से आपको रोक ले। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर डिफ़िकल्ट होता तो मैं आपको क्यों पढ़ाता, डिफ़िकल्ट होता तो एक क्लास में मैं इस चैप्टर को क्यों लेता। बहुत आसान चैप्टर लगा मेरे को, और लगा नहीं वास्तविकता में है। मेरे को तो क्या पता क्या क्या आसान लगता है और क्या क्या मुश्किल लगता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वास्तविकता में आसान है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को लिया है। तो ये चीज़ बहुत ही आसान चीज़ थी। अब देखो फ्री पार्टिकल के लिए अपन ने निकाल लिया, अब अपन देखते हैं परिबद्ध कण के लिए, यानी जो पार्टिकल बंधा हुआ है, कुछ ना कुछ बाउंडेशन है उसकी, कुछ ना कुछ बाउंड्री है, उस पार्टिकल के लिए अपन वेव फंक्शंस को देखें, और वेव फंक्शन के लिए देखेंगे यार श्रोडिंगर समीकरण क्या आएगा। तो चलेगा, देखते हैं एक बार, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परिबद्ध कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या कीजिए। बाउंडेड कोई पार्टिकल है, फिलहाल के लिए अपने जो श्रोडिंगर समीकरण देखा वो फ्री पार्टिकल के लिए देखा, मुक्त कणों के लिए देखा, जो आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर वाली जो 1 डायमेंशन के लिए अपन ने श्रोडिंगर समीकरण निकाली ना, ये फ्री पार्टिकल के लिए थी, मुक्त कण के लिए थी। अब अपन जो श्रोडिंगर समीकरण निकालेंगे वो बाउंडेड पार्टिकल के लिए निकालेंगे, परिबद्ध कण के लिए निकालेंगे। और परिबद्ध के कण के लिए आपको पता होना चाहिए आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी ये अपनी एनर्जी की फॉर्म होती है, ये तो आप सबको पता है ना। आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी ये अपन ऑपरेटर वाले में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं और बता दूंगा, ये एनर्जी की फॉर्म होती है। और माइनस का आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल एक्स यानी डेल बाई डेल एक्स, यानी आयोटा एच कट डेल बाई जो डेल टी होता है ना, ये तो अपना होता है एनर्जी का ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है। और आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स माइनस में ये होता है अपना मोमेंटम का वैल्यू, ठीक है। ये तो होपफुली आपने पढ़ ही लिया होगा, और मैंने बता दिया उस क्लास में, अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है तो ये पता होगा। अब देखो आपको पता होता है कि परिबद्ध बाउंडेड पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, बाउंडेड पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। परिबद्ध कण के लिए अपनी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए बराबर होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर के टोटल एनर्जी का वैल्यू देते हैं। अगर बाउंडेड पार्टिकल के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बात करें अपनी क्वांटम फिजिक्स में, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था पी स्क्वायर अपॉन में 2m होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है वी के बराबर, ठीक है। अगर मैं इस पर कोई फंक्शन ऑपरेट करा दूं साइन
जो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये ऑपरेशन ऑपरेट करा दिया मैंने, तो सब पे साइन ऑपरेट करा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए P इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट डेल होता है, या नेबला जिसे अपन बोलते हैं। अभी मैंने बताया आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, इसका मतलब वन डायमेंशन के लिए। नेबला में तीनों डायमेंशन आ गए, फिर आप डेल अपॉन डेल वाई ले लो, डेल अपॉन डेल जेड ले लो, यानी नेबला में तीनों डायमेंशन आ गए, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब ये साइन क्या हो गया, यहाँ से हो गया भाई पी स्क्वायर अपॉन में 2m, साइन तो था ही, और सॉरी पी के जगह में आयोटा एच कट नेबला, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस में एच कट स्क्वायर नेबला स्क्वायर, तो एच कट स्क्वायर नेबला स्क्वायर अपॉन में 2m, और आयोटा स्क्वायर करोगे तो माइनस का हो जाएगा भाई, इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर का बाद -1 हो जाता है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, नेबला स्क्वायर साइन प्लस में वी आर और साइन, ये फिलहाल के लिए 3 डायमेंशन के लिए। और अपना जो परिबद्ध पार्टिकल के लिए, बाउंडेड पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर समीकरण आ गया, ये आ गया बाउंडेड पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर समीकरण, तीनों फॉर्म में आ गया। अब मान के चलो अक्ष डायरेक्शन में किसी को चाहिए, ये वाला समीकरण किसी को अक्ष दिशा में चाहिए, अक्ष दिशा में चाहिए तो वो क्या करेगा भाई, इस आई का तो इस आई रहने देगा, अक्ष दिशा में चाहिए माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और नेबला को क्या बना देगा भाई, वो डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर और साइन, यही बना देगा ना, और प्लस में v, और ये अक्ष दिशा में चाहिए तो vx कर देगा, ठीक है। y दिशा में चाहिएगा, जैसे मान के चलो उसको 2 डायमेंशन में चाहिएगा, ये तो अक्ष दिशा में, अक्ष दिशा का मतलब है 1 डायमेंशन, सिर्फ एक ही दिशा होगी। 2 दिशाओं में चाहिएगा तो दोनों दिशाओं का योग हो जाएगा ना, 2 दिशाओं में चाहिएगा यानी अक्ष और y दोनों में चाहिए अगर अगले को, तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और साइन ऑपरेट कराई दोगे, और v और अक्ष और y दोनों दिशाओं में ले रहा है तो vxy साइन आ जाएगा। अगर तीनों डायमेंशन में अगर इसको चाहिएगा इस साइड, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और प्लस में जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो तीनों फॉर्म में आ जाएगी, वी एक्स वाई जेड में आ जाएगी। हाँ, अब कुछ मेरे भाइयों के एक बात कंफ्यूजन की स्थिति में रही होगी कि यार ई की जगह में क्या आयोटा एच का डेल बाई डेल टी रख दूँ, बिल्कुल रख सकते हो इन ऑपरेटर फॉर्म। अगर अपन ऑपरेटर फॉर्म में रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आज तक रखते आए हैं तो अब भी लिख देंगे। तो आयोटा ई की जगह आप लिख सकते हो आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, साइन ऑपरेट करा हुआ है तो ये हो जाएगा। और मान के चलो मैं 3D के लिए लिख दूँ तो एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और प्लस में अक्स वाई और जेड का तीनों का ये फंक्शन होगा v, ठीक है। तो ये अपना हो गया जो बाउंडेड पार्टिकल था, बाउंडेड पार्टिकल, ठीक है। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है क्या, एक बार देख ले, मैं इसको चेक कर ले कैमरे को मैं, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को परिभाषित कीजिए और ज्ञात कीजिए। थोड़ा मैं इसको सही कर दूं, ठीक है। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को ज्ञात करना आपको और इसको परिभाषित करना है। देखो, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, नाम से पता चल रहा है कि ऐसी श्रोडिंगर समीकरण जो समय पर निर्भर ना करे, काल अनाश्रित, जो आश्रित ना हो किस पर, काल पर, समय पर, ऐसी श्रोडिंगर समीकरण तो परिभाषित कर दोगे ना। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी श्रोडिंगर समीकरण जो समय पर निर्भर नहीं करती हो वह काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। अब सर, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण अभी अपन ने देखा ही था, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी,
और इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये वाली जो श्रोडिंगर समीकरण है वो अपनी क्या है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, इसको ज्ञात करना है। ये तो काल पे डिपेंडेंट है। ये अभी आप जो श्रोडिंगर समीकरण देख रहे हो ये तो शायद काल पे डिपेंडेंट होगी ना। भाई काल नज़र आ रहा है तो काल को तो एक बार दूर करना पड़ेगा। जब आप काल को दूर कर दोगे तो फिर अपन बोलेंगे कि काल अनाश्रित है। तो अभी फिलहाल के लिए ये क्या है, काल आश्रित समीकरण है। टाइम वगैरह नज़र आ रहा है आपको इसमें? बिल्कुल सर नज़र आ रहा है। तो इसको ज्ञात करना है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को अपन को इससे ज्ञात करना है। ये तो अपन ने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ी, एकदम साधारण श्रोडिंगर समीकरण पढ़ी, इससे अपन को काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण लेकर के आनी। अब आप सभी को पता है ये साइन होता है वो अपने पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, और मैं पोजीशन और टाइम को कैपिटल एक्स और कैपिटल टी ये मान रहा हूँ। कैपिटल एक्स यहाँ पे अपना पोजीशन का फंक्शन है स्मॉल एक्स का, और कैपिटल टी यहाँ पे टाइम का फंक्शन है स्मॉल टी का। साइन की जगह मैं अगर एक्स टी रख दूँ, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में मान रख दें साइन का समीकरण 1 में मान रख दें। अगर साइन का आप समीकरण 1 में मान रख देते हो तो क्या आएगा भाई, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण आने की कोई संभावना तो बनेगी शायद। एक्स टी मैंने रख दिया इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर। ये फ्री पार्टिकल के लिए देख रहे हैं भाई फिलहाल के लिए। ये वाली श्रोडिंगर समीकरण अपनी फ्री पार्टिकल के लिए आई थी ना। अरे भाई ये वाली श्रोडिंगर समीकरण फ्री पार्टिकल के लिए आई थी, तो फ्री पार्टिकल के लिए अपन ये वाली श्रोडिंगर समीकरण देख रहे हैं। फिलहाल के लिए बाउंडेड पार्टिकल्स की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल देखेंगे उसके लिए भी, उसको अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फ्री पार्टिकल के लिए यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट है, मतलब अक्स वाला बाहर निकल जाएगा। अक्स वाला कोएफिशिएंट टाइम पे डिपेंडेंट है तो अक्स वाला बाहर निकल जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे भी टी बाहर निकल जाएगा और डेल स्क्वायर अक्स टी बाहर निकलेगा और डेल एक्स स्क्वायर। ये अब क्या करें, अपन को पद ऐसा बनाना है। देखो एक्स टी मैंने दो फंक्शंस ले लिए, यहाँ पे ऑपरेट करा दिया, साइन की जगह मैंने एक्स टी को रखा है। फिर डिफरेंशिएशन में देखा कि जो पद टाइम पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो मतलब टाइम वाला पद तो रहेगा, बाकी सभी पद कांस्टेंट की श्रेणी में आएंगे यानी अवकलन से बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ मैंने ऐसा ही तो किया कि टी है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम का तो अवकलन हो सकता है, लेकिन अक्स और टाइम में, अरे भाई पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन होगा, कुछ नहीं होगा, तो पोजीशन को बाहर फेंक दिया। इधर अपने पास पोजीशन के संबंध में था तो टाइम को बाहर फेंक दिया। अब अपन को कैसे भी तोड़ करके, मरोड़ करके, निचोड़ करके, कुछ भी करो, इन वाले पदों में जो टाइम वाला पद है उसको टाइम वाला पद बना दो, और जो पोजीशन वाला पद है उसको केवल और केवल पोजीशन का फंक्शन ही रखने दो। यानी यहाँ पे सिर्फ टी का फंक्शन ही होना चाहिए, अक्स वगैरह सबको हटा दो। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, अक्स टी का भाग दे देंगे दोनों पदों में। अक्स टी का जैसे आप भाग दोगे, अक्स टी का भाग दोगे तो यहाँ से अक्स तो हट जाएगा और बचेगा क्या, आयोटा एच कट बाई और डॉट, यानी अपॉन में मैं टी लिख दूँ, डॉट में 1/t लिखने की बजाय ये अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा ये लिख दिया। यहाँ से आप अक्स टी का भाग दोगे, टी से टी कट जाएगा, अपॉन में अक्स आ जाएगा, यानी माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डॉट 1 अपॉन में अक्स और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और ये कैपिटल अक्स। ये समीकरण 2। समीकरण 2 से आपको ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि LHS वाला पद केवल टी का पद है। LHS में केवल टी का पद है, यानी LHS केवल टी पर निर्भर कर रहा है। RHS में केवल अक्स का पद है, यानी RHS। समीकरण 2 में LHS केवल टी पर निर्भर कर रहा है, ये थ्योरी लिखनी है आपको, और RHS केवल अक्स पर निर्भर कर रहा है। RHS केवल अक्स पर निर्भर कर रहा है, LHS केवल टी पर निर्भर कर रहा है सर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप टी के मान में परिवर्तन करोगे तो RHS के मान में सर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप कर दो इसके मान में परिवर्तन, इसमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़े।
अरे अक्स का वैल्यू है, यहाँ पे अक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये टी के मान में परिवर्तन करने से इसका क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और अक्स के मान में परिवर्तन करने से एलएचएस के मान में भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब है एलएचएस और आरएचएस, और ये कब संभव हो सकता है, जब इसका मान कोई कांस्टेंट राशि के बराबर हो, मतलब इन दोनों का मान कोई कांस्टेंट राशि के बराबर हो, तब जाकर के ये चीज़ संभव होगी। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, यहाँ पर लिखने के बाद थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आपको मैंने बता दी, बाकी आप नोट्सों में देख लेना, कोई मतलब ऐसे चिंता मत करो, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। क्या लिखोगे यहाँ से कि समीकरण 2 में एलएचएस और आरएचएस के दोनों पद अलग अलग है। एलएचएस केवल टी पे डिपेंड कर रहा है, आरएचएस केवल अक्स पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप टी के मान में परिवर्तन करते हो तो एलएचएस के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर अक्स के मान में परिवर्तन करते हो तो सर एलएचएस के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये तभी संभव होगा जब इन दोनों का मान कोई कांस्टेंट राशि के बराबर हो। कांस्टेंट राशि के बराबर होने का मतलब जैसे ये टी और डेल टी बाई डेल टी, ये कोई कांस्टेंट राशि के बराबर होना चाहिए। मतलब मैं मान के चलूँ ये ई कोई अपनी कांस्टेंट राशि हो और उसके बराबर ये पद है, और इसको भी अपन किसी कांस्टेंट राशि के बराबर रखें अपॉन में 2m.1 बाई अक्स डेल स्क्वायर अक्स बाई डेल अक्स स्क्वायर, और इसको भी मैं अक्स ई के बराबर रख दूं, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ना ई अक्स इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m और डेल स्क्वायर अक्स अपॉन में डेल अक्स स्क्वायर। तो बस ये अपना क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई वो आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ये फ्री पार्टिकल के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण आ गई। ठीक, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये वाली जो समीकरण ई एक्स इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये वाली जो समीकरण है ना, ये वाली, ये अपने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण आ गई। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी आपको टाइम का फंक्शन नजर नहीं आएगा। तो आपने इस वाली श्रोडिंगर समीकरण से अक्ष टी को गुणा करा के उसका भाग करा के, और ये टाइम इंडिपेंडेंट यानी समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण आपने कैलकुलेट कर ली, और कुछ भी नहीं लगा, ना पैसे लगे, ना धन लगा, ना दौलत लगा, ना माथा लगा, ना कुछ भी नहीं लगा, ना कुछ भी नहीं लगा। सर दिमाग किसके काम का, इतना दिमाग तो होना चाहिए ना भाई। अक्षटी का गुणा करा दिया, जो पद था उसको रखा बाहर, कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया, एक करने के लिए अक्षटी का भाग लगा दिया। सर अक्षटी का भाग लगाने के बाद आप क्या देखते हो, मतलब क्या ही देखते हो, आपका दिल गार्डन हो जाता है कि टी अलग तरफ छट गया और अक्स अलग तरफ छट गया, मतलब फिल्टर का काम हो गया। सर एक तरफ से इन्होंने फिल्टर का काम कर दिया, और फिल्टर का काम करते ही तो दिल गदगदा उठा आपका, और आपने अचानक से कहा वाह क्या बात है। लेकिन फिर आपको नजर आया कि यार अगर ये दोनों अलग अलग है, हो सकता है ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो, तभी ये अलग अलग हो पा रहे हैं। आपने कांस्टेंट के बराबर किया, कोई कांस्टेंट ई मान लिया, बराबर किया, तो आप क्या ही देखते हो, आप वहां पे मतलब नतमस्तक तरीके से खड़े हो जाते हो कि यार वास्तविकता में ये तो आ गया, और लाना ही तो था भाई। देखो इंपॉर्टेंट काम तो यही था, अपन को लाना ही था, और लाना था। अगर अपन ने बड़ी शिद्दत के साथ चाहा तो ये आ गया, वरना तो क्यों आता। तो कोई बात नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन बाउंडेड पार्टिकल के लिए और देख लें, और फिर आपको एक खुशखबरी भी देंगे। ठीक है, तो बाउंडेड पार्टिकल के लिए देखते हैं, तो इसके लिए एक बार आप देखें। ठीक है भाई, फ्री पार्टिकल के लिए तो आपने देख लिया। अब अपन बात करते हैं सर बाउंडेड पार्टिकल के लिए, परिबद्ध पार्टिकल के लिए, बाउंडेड पार्टिकल के लिए। तो बाउंडेड पार्टिकल के लिए तो आप जानते हो ना श्रोडिंगर समीकरण होता क्या है वास्तविकता में। ठीक है, 1D के लिए ले लूं मैं फिलहाल के लिए, और फिर प्लस में सर Vx वाला कुछ ऐसा। ये अपने बाउंडेड पार्टिकल के लिए सर श्रोडिंगर समीकरण अपने निकाल रखी है। फिलहाल के लिए बाउंडेड पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर समीकरण है, इसमें टाइम भी है, इसमें पोजीशन भी है, सब कुछ इसी में है। गोफल चौथ है, पूरा का पूरा हंगामा है इसमें, पूरा का पूरा। अब इसको फिल्टर करना है, छांटना है, समय वाले पद को अलग कर देना है, पोजीशन वाले पद को अलग कर देना है, और आप देखोगे कि टाइम इंडिपेंडेंट यानी काल अनाश्रित आपको श्रोडिंगर समीकरण चाहिए होगी।
और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के लिए आपको वही काम करना है सर जो आपने पिछले कुछ मिनट्स में किए हैं, पिछले टॉपिक्स में किए हैं। फॉर बाउंडेड पार्टिकल ना होकर के फॉर इंडिपेंडेंट पार्टिकल यानी फ्री पार्टिकल के लिए आपने किया है। अब देखो क्या किया था सर, अरे भाई अपने साइन को अक्स और टी का फंक्शन माना था, और माना क्यों था, ये तो है भी ना फंक्शन। अब कैपिटल अक्स और कैपिटल टी अपन ने यहाँ पे रखा, तो आयोटा एच कट डेल अक्स टी, इसको मैं ऐसे लिख दूँ थोड़ा अच्छा लगे, डेल अपॉन में डेल टी और अक्स टी इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। मैंने वही कर रहा हूँ मैं जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो कंफ्यूजन मत होना भाई। और यहाँ पे भाई अक्स टी से आपने यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। अक्स टी आपने साइन के स्थान पर रख दिया, अक्स टी आपने साइन के स्थान पर रख दिया, तो अब कोई भी दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात तो होगी नहीं। अब यहाँ पे कुछ अक्स टी चिपका देंगे, नहीं चिपकाना है भाई। अक्स टी क्यों चिपकाओगे, साइन के जगह पे रखा है ना। अब देखो वही काम अलग अलग करो, फिल्टर करो इनको। ये टी का फंक्शन है, अक्स को बाहर फेंको, इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। सब अक्स का फंक्शन है, टी को बाहर फेंक दो, टी को बाहर फेंक दो, प्लस में भी एक्स, कुछ ऐसा। अब आपने सब फेंक दिया, फेंकने के बाद कुछ बचा भी है आपके पास, बचा है सर, बचा है मतलब इनको अलग करने के लिए सर अक्स टी का भाग दिया करते हैं, तो दे दो भाई। सर पिछले बार भी दे रहे थे, अरे भाई अब की बार भी दे दो। ये आयोटा एच कट बाई टी कुछ ऐसा ही बचेगा, नजर तो आ रहा है ना आपको, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। आयोटा एच कट बाई टी है भाई, डेल टी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m और डॉट 1 अपॉन में एक्स, अक्स टी का भाग दे रहे हो, टी से टी तो कट ही जाएगा, और अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में सर वी अक्स, और यहाँ पे आ गया सर अक्स टी। कुछ आएगा क्या ऐसा, कुछ आएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर आएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये साइन का फंक्शन नहीं है? कुछ गड़बड़ तो किया था सर, याद ही नहीं आया, कुछ गड़बड़ किया अपन ने। ये क्या यहाँ पे साइन नहीं लगेगा? अगर यहाँ पे सर साइन लगेगा तो यहाँ पे भी तो अक्स टी आएगा, और अक्स टी आएगा तो यहाँ पे भी अक्स टी आएगा। अगर ये चीज़ कमेंट में, मेरे को बहुत मज़ा आता अगर लाइव होती क्लास, अगर आपने सही सोचा, अगर आपने सोचा तो मज़ा आएगा मेरे को अब भी जान करके, कमेंट ज़रूर करना। ये चीज़ मैंने जानबूझ करके ये आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा था, मैं बोल रहा था एक छोटा सा सरप्राइज़ दूंगा। यही सरप्राइज़ वो था कि यहाँ पे आपने साइन को भूल जाते हैं अक्सर। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं भूल जाया करता हूँ इसको, 2-3 बार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, यहाँ पे आकर के अटका, यहाँ पे आके अटकने के बाद मैं वापस वहाँ पे जाता। तो क्यों ना आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है, कम से कम जानूँ तो सही, मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है? तो आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में कि आपके साथ, आपको दिमाग में आ गया था कि सर यहाँ पे भी साइन तो लगेगा, या फिर आपको लगा यार केवल वी एक्स ही होगा, साइन को ऑपरेट कराया है तो इसमें थोड़ी ऑपरेट होगा, देखे क्या हुआ। ठीक है, तो जैसे आप करोगे ना तो ये कट जाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना भाई, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फॉर फ्री पार्टिकल के लिए हो गया और बाउंडेड पार्टिकल के लिए देख रहे हैं। अब देखो ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन, ये वाला देख करके आपको मज़ा बहुत आ गया। ये समीकरण मैं दे दूं इसको 2, इसको अपन ने समीकरण 1 दे दिया। अब समीकरण 2 को आपको देख करके मज़ा बहुत आया। आपने बोला दिल, बोले वाह क्या बात है। आपने बोला कि भाई समीकरण 2 का RHS केवल टी पे डिपेंडेंट, और सॉरी LHS और RHS केवल अक्स पर डिपेंडेंट है। LHS में टी का फंक्शन नहीं है और LHS में टी का फंक्शन, अक्स का फंक्शन नहीं है, और RHS में टी का फंक्शन नहीं है सर। मतलब बोले कि फिल्टर कर दिया है सर, बाकी अब कुछ भी नहीं करना। अरे एक काम तो कर दो, आपको देखते ही पता चल गया। ये सेम थ्योरी वही रखोगे, सेम की सेम, अब तो वो थ्योरी भी याद हो गई होगी कि सर समीकरण 2 में LHS केवल टी पर निर्भर कर रहा है, RHS केवल अक्स पर निर्भर कर रहा है, अतः
अगर टी के मान में परिवर्तन करोगे तो आरएचएस के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक्स के मान में परिवर्तन करते हो तो टी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये केवल तभी संभव होगा जब ये दोनों पद किसी कांस्टेंट राशि के तुल्य हो, या ये दोनों पद किसी कांस्टेंट राशि के बराबर हो। और वो कांस्टेंट राशि हम क्या मान लिया करते हैं भाई, वो कांस्टेंट राशि अपन मान लिया करते हैं सर ई मानते आए आज तक, तो आज भी मान लो। तो ये ई हो गया, तो एक तो ये वाला पद हो गया। दूसरे वाले पद को कांस्टेंट रखो तो क्या आएगा भला, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m सर, डॉट में 1 अपॉन में अक्स आ गया सर, डेल स्क्वायर अक्स अपॉन में डेल अक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस में भी अक्स आ गया, कुछ ऐसा आ गया। मैं इस अक्स को इधर लेके जाऊंगा सर, ले जा तो नहीं सकते लेकिन आप ले गए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे वी एक्स का थोड़ा ख्याल रख लेना, बिल्कुल मैं रखूंगा भाई, ख्याल रखूंगा। उसको उधर ले गए तो मैं वी एक्स के गुणा में एक्स कर दूंगा, ताकि यहाँ पे एक्स हो जाए, यहाँ पे एक्स हो जाए। आपको देखते ही सर ऑपरेटर वाला कुछ मेरे को याद आ गया, आपको देखते ही सर ऑपरेटर वाला फंक्शन मेरे को याद आ गया कि माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में सर वी एक्स, ये साला ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ये सर मेरे को याद आ गया, अरे भाई ऑपरेटर होता है ये, यस सर ये ऑपरेटर होता है। तो ये ऑपरेटर होता है, तो ऑपरेटर में अपन क्या करेंगे, लिख देंगे ना भाई, एच कैप लिख दो इसके जगह, तो ई एक्स तो ऐसे के ऐसे, और इज इक्वल टू ये एच कैप और अक्स तो बाहर निकल जाएगा ना, दोनों में से मैं अक्स बाहर ले लूंगा, तो ये एच कैप अक्स यानी हर्मिटियन संकारक के बराबर हो गया ये, ठीक है, हर्मिटियन संकारक के बराबर हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम पे निर्भर भी नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला जो समीकरण है एच कैप अक्स, ये क्या आ गया अपना, टाइम इंडिपेंडेंट सरौंडीजर इक्वेशन आ गया। जानकर के आपको बहुत खुशी होगी कि आपका चैप्टर चरम सीमा पर है, खत्म तो नहीं हुआ है। 2 प्रमेय एरनफेस्ट प्रमेय रही हैं, और जो मैं आज नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपने बहुत कुछ आज पढ़ा है। चैप्टर के खोपड़ी में जाकर के इसका छेद किया है, खोपड़ी में जाकर के छेद करना आसान नहीं है, बहुत कुछ आपने पढ़ा। अगर आप अंत तक जुड़े हैं तो दोस्त वादा करता हूँ आपसे, एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छोड़ा है मैंने। बहुत ही मेहनत करके ये क्लास बनाई है, आपको पता है एक क्लास को बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत लगी होती है, आसान नहीं है। जितना आसान हो सकता था, अलग अलग गूगल्स वगैरह से जाकर के कुछ भी चीज़ें जो मेरे को हार्ड लग रही थी, अक्सर मेरे को भी समझने में कई बार कठिनाई आई थी। कई बार मैंने ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं, यूट्यूब पे देखा है, अलग अलग जगह से ये कंटेंट प्रोवाइड कराया, अलग अलग जगह से ये कंटेंट लिया है, और कुछ बेहतर कर पाऊँ इसके लिए अच्छे खासी मेहनत मैंने इस चैप्टर में की थी। और आज वो मेहनत शायद कुछ काम आए आपके लिए, मेरे लिए भी काम आएगी। तो वो मेहनत मैंने आपके सामने और क्लास में जितना भी हो सकता था मैंने कार्य किया। अब देखो आने वाली कुछ क्लासेज में अपन यूँ ही क्विक रिवीजन बैच लेकर के आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर आने वाला, क्योंकि मैं कभी कभार देखता हूँ व्यूज़ जो रिटर्सन आता है वो लगभग 1.5% रहता है। मतलब अगर 100 व्यक्तियों ने अगर क्लिक किया है तो एंड तक आते आते कुछ 1.5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्लास को कंप्लीट देखा है, और उन 1.5 व्यक्तियों को समझ में भी आ गया होगा करना क्या है। व्यू रिटर्सन कुछ 10-15 मिनट तक बहुत ज़्यादा आता है, बाद में धीरे धीरे करते करते कुछ 1-2 मेरे भाई ऐसे होते हैं जो अंत तक जुड़े होते हैं, जो आज इस क्लास में अंत तक जुड़े हैं। वादा करता हूँ बहुत मज़ा आएगा आने वाली आगामी क्लासेज में। आने वाले जो नोट्स प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे, आने वाली यूनिट्स जब उसके लेक्चर्स आप देखोगे, इतना जो आनंद मिलेगा ना आपको, कसम से नेक्स्ट लेवल होगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और कितना पसंद आया होगा आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल आपको पता चलेगा। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लेक्चर था। इस लेक्चर को डिज़ाइन करते करते मेरे को महीना भर हो गया है। आज जाकर के शायद वो शुभ दिन आया, मैंने कंप्लीट किया और बहुत अच्छा लगा। इसमें एक प्रमेय छूटी है, एरनफेस्ट प्रमेय, जिसके कुछ 2 डिवाइड है, प्रथम एरनफेस्ट प्रमेय और द्वितीय एरनफेस्ट प्रमेय, जिसका मेरे को एक अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा है, क्रिटिकल है।
आसान है पर थोड़ा उसमें मैथमेटिकल एनालिसिस ज़्यादा है, तो एक साथ फिर अपन गोपाल चौथ खिचड़ी कर देंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। चैप्टर चरम सीमा पे है, एक लेक्चर आप और देखोगे चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ आने वाले आगामी लेक्चर्स में आपको बहुत मज़ा भी आएगा जब आप यूनिट 3 पढ़ोगे। यूनिट 3 बहुत आसान है और बहुत कुछ मैं बोलता हूँ आपको 5 से 6 लेक्चर में मैं खुद गारंटी के साथ आपको यूनिट 3 कंप्लीट करा के दूँगा। 5 लेक्चर लास्ट एंड फाइनल, 5 लेक्चर्स में आप यूनिट 3 को कंप्लीट कर दोगे। देखते ही देखते आप क्वांटम फिजिक्स को कंप्लीट करने को चले जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, टाइम भी खूब हो चुका है। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।